हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस विषय से संबंधित है और इसमें हम जून 2012 के राजनीतिक विज्ञान विषय के पीवाईक्यू को हल करेंगे और पिछले कुछ सालों का हम ट्रेंड देखेंगे। तो पीवाईक्यू से जनरली 8 से 10 प्रश्न या अधिकांश प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पीवाईक्यू से पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पीवाईक्यू को देखना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा प्रश्न है, कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। यहाँ 4 पुस्तक दी हुई है जिसमें से एक पुस्तक इसमें से कार्ल मार्क्स की नहीं है और वही हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम जर्मन आइडियोलॉजी की बात करेंगे। जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स का बुक है और इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यानी कैमरा एब्सक्यूरा का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें कि बताया गया है कि कैमरा एब्सक्यूरा का मतलब कि समाज में चल कुछ और रहा और हमें दिखाया कुछ और जाता है। मतलब कोई झूठी चेतना या झूठी बात को हमें सच के रूप में दिखाया जाता है। जनरली हम देखते हैं कि कैमरा में उल्टा दिखाई देता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उस बेसिस पे कि उदारवाद में मजदूरों का शोषण हो रहा है, लेकिन हमें दिखाया जा रहा है कि नहीं, उदारवाद से भी मजदूरों को फ़ायदा हो रहा है। तो जर्मन आइडियोलॉजी में कैमरा एब्सक्यूरा का कॉन्सेप्ट देते हैं। दूसरे नंबर पे इनका बुक है क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है कार्ल मार्क्स का, और इसमें यह लास्वेल की समाजवाद की आलोचना करते हैं। जो समाजवादी राज्य है लास्वेल का, उसकी आलोचना करते हैं और इसमें धन वितरण और क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत दिया है लास्वेल ने, उसकी भी आलोचना करते हैं और इसे गोथा प्रोग्राम के नाम से भी या गोथा प्रोग्राम की आलोचना से संबंधित है। इनका तीसरा बुक है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट। ये तीनों बुक कार्ल मार्क्स के हैं और इनका अंतिम जो साइंस ऑफ लॉजिक है, साइंस ऑफ लॉजिक यह कार्ल मार्क्स की बुक ना होकर यह हेगल की बुक है और साइंस ऑफ लॉजिक को ही साइंस ऑफ स्पिरिट के नाम से शायद जानते हैं। और साइंस ऑफ लॉजिक किसकी बुक है, तो हेगल की बुक है। तो यहाँ चौथे नंबर का बुक जो है हेगल का बुक है। आगे का देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा एक कथन है और हमें यह पहचानना है कि यह कथन किस विचारक द्वारा कहा गया है। कथन क्या है, तो व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है। तो इस कथन का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने दिमाग पे पूर्ण रूप से संप्रभु है और वह व्यक्ति किसी के बाहरी दबाव में आके काम नहीं कर सकता है। तो हमारे पास 4 विचारक हैं जिसे हम एलिमिनेशन मेथड से भी अपना सकते हैं और यहाँ कन्फ्यूजन जनरली 2 विचारक क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक तो जे एस मिल है और रॉबर्ट नॉजिक। तो इसका सही उत्तर होगा जे एस मिल। जे एस मिल का मानना है कि व्यक्ति को अपने शरीर, अपने देह, अपने दिमाग पर पूर्ण अधिकार है और व्यक्ति किसी भी बाहरी दबाव में कार्य नहीं करता है, चूँकि व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है अपने ऊपर। यहाँ इन्होंने 2 तरह की स्वतंत्रता की बात करते हैं या 2 तरह की कार्य की बात करते हैं, जो कि एक आत्म संबंधी और एक अन्य संबंधी कार्य की बात करते हैं। आत्म संबंधी कार्य में वे सारे काम हम कर सकते हैं और राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन हम कोई वैसा काम करें जिससे हमारे काम से किसी और को नुकसान हो, किसी और को नुकसान पहुँचे, तो उस काम पे राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। मान लीजिए कि सरकार नियम निकाला है कि पब्लिक पैलेस पे सिगरेट नहीं पी सकते हैं, तो उस टाइप का जगह पे जहाँ पे एक से अधिक लोग हैं वहाँ आप सिगरेट पी रहे हैं, तो आपके सिगरेट पीने के चलते किसी और व्यक्ति को नुकसान हो रहा है जो नहीं पीता है, तो उस टाइप के काम के लिए आपको मना किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे जर्मी बेंथम, जो कि उपयोगितावादी विचारक हैं और यहाँ अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की बात करते हैं। महात्मा गांधी हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे आते हैं, जो कि खुद को दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में अपने आप को या अपना परिचय देते हैं। और अंतिम रॉबर्ट नॉजिक विचारक हैं और रॉबर्ट नॉजिक लॉक का अनुसरण करते हुए इनका एक है कि नाइट वॉचमैन के रूप में राज्य का वर्णन करते हैं, यानी राज्य का एकदम नाक के बराबर हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्य का काम क्या है, सिर्फ वॉचमैन का काम है बस देख रेख करना है राज्य का काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और व्यक्ति को ज़्यादा राज्य दबाव के रूप में नहीं दे सकता है, या राज्य पे व्यक्ति जो है स्वतंत्र है और राज्य का उस पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है। यानी रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स इन इंडिया जो बुक लिखी है आखिर किस बेसिस या किसको आधार बनाकर लिखी है। तो इसका उत्तर होगा संरचनात्मक प्रकार्यवाद। संरचनात्मक प्रकार्यवाद यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इसको या इसका उपयोग शुरुआती तौर पे आलमंड एवं पावल ने
राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए किया था और उसी संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति को आधार बनाकर रजनी कोठारी ने भी राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयास किया। और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के दौरान रजनी कोठारी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक दलीय प्रभुत्व का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि मुख्यतः कांग्रेस पार्टी से संबंधित था। यानी 1947 से 1967 के बीच 20 सालों तक कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में रही और कांग्रेस का प्रभुत्व रहा केंद्र सरकार के रूप में। विभिन्न राज्यों में भी केंद्र सरकार का कांग्रेस का ही सरकार रहा, लेकिन 1967 के बाद देखा गया कि कांग्रेस का क्षय होना शुरू हो गया था। तो एक दलीय प्रभुत्व की भी बात करते हैं रजनी कोठारी। तो हम यहाँ दो चीज़ ध्यान में रखेंगे कि रजनी कोठारी की बुक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। एक दलीय प्रभुत्व की बात करते हैं और संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। और यह बेसिकली भारत के रहने वाले हैं और यह एक राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद भी हैं। आगे हम और देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसने अरस्तु की बातों को पूरी तरह से नकारते हुए एक अपना विचार नए सिरे से दिया। तो हम लोग देखेंगे अरस्तु का विचार और इसमें इसका उत्तर हॉब्स होगा। तो हॉब्स और अरस्तु के विचार दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम अरस्तु के विचार को देखेंगे। तो अरस्तु का मानना है कि राज्य स्वाभाविक रूप से विद्वान है, राज्य प्राकृतिक रूप से विद्वान है या स्वाभाविक रूप से राज्य का निर्माण होना संभव है, इसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है जबकि ये पहले से था। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इनका मानना है कि पहले हम परिवार के रूप में संगठित होते हैं, फिर समाज के रूप में संगठित होते हैं और अंतिम रूप से हम राज्य के रूप में संगठित होते हैं। और किसी भी व्यक्ति का सर्वोच्चम विकास या सर्वोत्तम विकास राज्य में ही संभव है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु का मानना है कि कोई व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि राज्य के बिना रहना संभव नहीं है और किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास अगर देखा जाए तो राज्य में ही संभव है। तो ऐसा अरस्तु का मानना है। और अरस्तु का एक कथन भी है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के बिना रह रहा है वह या तो भगवान है या फिर जानवर है, मनुष्य तो कम से कम राज्य के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसा अरस्तु का मानना है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे जहाँ अरस्तु राज्य को स्वाभाविक मान रहे हैं और प्राकृतिक मान रहे हैं, वहीं हॉब्स को अगर हम देखें तो हॉब्स का मानना है कि राज्य मानव निर्मित संस्था है और इसे मनुष्य द्वारा अपनी जान माल की सुरक्षा यानी अपने संभावित खतरों को कम करने या खतरों को हटाने के लिए राज्य का निर्माण किया गया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सोशल कॉन्टेक्ट की बात करने वाले पहले विचारक हैं जो कृत्रिम रूप से राज्य का निर्माण करते हैं। तो हॉब्स का क्या मानना है कि राज्य का निर्माण मनुष्य द्वारा एक सोशल कॉन्टेक्ट के बेसिस पे किया गया है। राज्य कोई स्वाभाविक संस्था न है, ना ही प्राकृतिक संस्था है, बल्कि इसे मनुष्यों ने एक समझौते के बेसिस पे बनाया है। तो दोनों के विचार में बहुत अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ अरस्तु स्वाभाविक प्राकृतिक मान रहे हैं तो दूसरी ओर हॉब्स का कहना है कि राज्य मानव निर्मित संस्था है। अगले और विचारक को हम देखते हैं मैकियावेली भी आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। बोंदा बेसिकली संप्रभुता की बात करते हैं और लॉक को अगर देखा जाए तो लॉक को स्वतंत्रता की बात करने वाले या स्वतंत्रता को इतने अच्छे से या इतने बढ़िया से लोगों के बीच रखने वाले लॉक ही एक ऐसे विचारक हैं जो स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करते हैं और इन्हें उदारवाद के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इसमें मिलान करने या मैच द फ्लोइंग का बात कर रहा है, जिसमें कि सूची 1 में दिए हुए शब्दों का या प्रश्नों का मिलान सूची 2 में दिए हुए उत्तरों से करना है। यानी मिलान यह करना है कि कोई एक जो विचार है किस विचारक द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वहारा वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग की तानाशाही की बात करेंगे। तो सर्वहारा वर्ग जहाँ भी आ जाए या श्रमिक की बात करता हुआ कोई दिख जाए तो आंख बंद करके मार्क्स पे टिक लगाएं। और यह एक मार्क्स का विचार है। सर्वहारा वर्ग तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इनका कोटेशन या फिर कथन है मार्क्स का। अगला हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का विचार लेनिन देते हैं और इनका लेनिन का मानना है कि जो क्रांति की अगुवाई कौन करेगा, तो क्रांति की अगुवाई कम्युनिस्ट पार्टी करेगा, यानी वेनगार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात लेनिन करते हैं। तीसरा विचार हेजमोनी का है।
हेजमोनी हेजमोनी विचार किसका है? तो यह ग्रामसी का है। ग्रामसी का मानना है कि जो उदारवादी लोग हैं या जो पूंजीपति लोग हैं वह अपने विचारों से, अपने विचारों के प्रभुत्व से लोगों के ऊपर एक धाक या जड़ जमा के बैठे हुए हैं कि उदारवाद बहुत अच्छा होता है, उदारवाद में श्रमिकों का बहुत भला होता है, इसमें नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोगों का विकास हो रहा है। इस टाइप का जो एक माहौल बना के रखे हुए हैं, हेजमोनी क्रिएट करके रखे हुए हैं, यह बेसिकली ग्रामसी से रिलेट करता है और हेजमोनी के सबसे बड़े विचारक के रूप में ग्रामसी को देखा जाता है। अगला और अंतिम मिलान बहुकेंद्रीयता की बात करेंगे जो कि टोग्लियाटी से संबंधित है। तो चारों का कौन सा? सर्वहारा वर्ग मार्क्स से संबंधित है, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन से संबंधित है, हेजमोनी ग्रामसी से संबंधित है और बहुकेंद्रीयता किन से संबंधित है? तो टोग्लियाटी से संबंधित है। प्रश्न भी हमारे पास मिलान से संबंधित है जिसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो पहला क्या है कि 20वीं शताब्दी में जैकोबिनिज्म की बात कौन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जिस विचार या जिस विचारधारा को मानते थे उसे जैकोबिनिज्म के रूप में रखते थे या जैकोबिनिज्म के रूप में माना जाता था। दूसरा देखेंगे स्वैच्छिक निर्भरता। स्वैच्छिक निर्भरता की बात गांधी करते हैं और गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी विचारक थे और उनका मानना था कि राज्य लोगों के लिए बाधक है और राज्य लोगों को मशीन के रूप में समझता है या फिर चाहे वह किसी भी राज्य या कोई भी राज्य हो। तो स्वैच्छिक निर्भरता से उनका तात्पर्य क्या था कि किसी भी व्यक्ति को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिसमें उसकी सबसे मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। ऐसा नहीं है कि आपको आवश्यकता थोड़े की है और अब बहुत सारे जमा करके रखे हैं। इससे क्या होगा कि कुछ लोगों को तो बहुत मिल जाएगा लेकिन कुछ को कुछ नहीं मिलेगा। तो यह बेसिकली उनका एक स्वैच्छिक निर्भरता है कि लोगों को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे उसकी तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसको जितना ज़रूरत है उतना मिल जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा वो रख ले ताकि किसी को कुछ नहीं मिले। तो स्वैच्छिक निर्भरता है। दूसरा हम तीसरे नंबर पे देखेंगे कि एक कथन है कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं। जैसा कि यह कथन है और आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो अंदाज़ा हो गया होगा कि यह किसका कथन है। तो यह बी.आर. अम्बेडकर का कथन है और बी.आर. अम्बेडकर ने अंततः 1956 में, हालांकि वह तलाश में थे कि उनके लिए कौन सा धर्म सबसे अच्छा होगा और इस खोजबीन या इस पड़ताल के बीच उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म उनके लिए ज़्यादा सूटेबल लगा और वह बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ। 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिए। तो यह कथन किसका है? बी.आर. अम्बेडकर का है कि मैं तो जन्म लिया भले ही हिंदू रूप में हूँ लेकिन मरूंगा हिंदू के रूप में नहीं। तो जैसा तो उन्होंने उनका जब डेथ हुआ तब वह एक बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्म अपना चुके थे। अगला है कि विकास का एकीकृत सिद्धांत किसने दिया? तो यह महर्षि अरविंदो से संबंधित है। महर्षि अरविंदो विकास का एक एकीकृत सिद्धांत देते हैं। महर्षि अरविंदो ने यहाँ पे उदारवाद की भी आलोचना की है, यानी आधुनिक पूंजीवाद के भी आलोचना की है और साथ ही साथ समाजवाद की भी कुछ हद तक आलोचना करते हैं। तो विकास का एकीकृत सिद्धांत कौन देता है? अरविंदो का यह एक सिद्धांत था। मैं बात करते हुए कई बार जिक्र किया कि किस विचारक ने खुद को दार्शनिक अराजकतावाद के रूप में रखा है और वही प्रश्न हमारे बीच आ भी गया है। तो देखिए कैसे प्रश्न घूमता है और कैसे आपके सामने आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गांधी जी ने अपनी व्याख्या की है किस रूप में? आखिर गांधी जी अपने आप को क्या मानते थे? तो गांधी जी अपने आप को दार्शनिक अराजकतावाद के रूप में रखते थे। वह एक अपने आप को फिलोसफर एनार्किस्ट के रूप में रखते थे। यहाँ अराजकतावाद का मतलब यह नहीं है कि शासन नहीं है, कोई भी कुछ कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। यह अराजकतावाद का मतलब नहीं है। यहाँ अराजकतावाद का तात्पर्य है कि किसी भी वैसा उच्च प्रशासन या उच्च अथॉरिटी या शासन का न होना, यानी हर एक व्यक्ति अपने आप में इतना नैतिक रूप से अच्छा हो जाए कि किसी भी राज्य या कृत्रिम राज्य की आवश्यकता नहीं पड़े। तो यहाँ पे वह राज्य के विरोध में बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई राज्य है, चाहे वह कितना ही अच्छा राज्य क्यों नहीं, चाहे वह उदारवाद हो या फिर कोई भी राज्य हो, वह कहीं ना कहीं मनुष्य को मशीन के रूप में समझता है और
हिंसा का प्रयोग करता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुरजोर समर्थक हैं, तो उनका मानना था कि दार्शनिक अराजकतावादी वह खुद को मानते थे और उनका कहना था कि कोई भी राज्य नहीं होना चाहिए, राज्यविहीन समाज की बात करते थे। और लोग या व्यक्ति, राज्य का व्यक्ति इतना नैतिक हो जाए कि उसे किसी भी बाहरी शासन प्रणाली की आवश्यकता ना पड़े। हर व्यक्ति अच्छा सोचे। हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो अपने आप को भी उसी नज़र से हम देखें या फिर दूसरे को भी उसी नज़र से देखें जिस नज़र से हम खुद को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं और दूसरे के लिए बहुत खराब। तो यहाँ वह नैतिक रूप से लोगों को बहुत अच्छा होने की बात करते हैं और हर व्यक्ति का अच्छा होना भी इस राज्य के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने आप को किस रूप में रखा, तो दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में रखा है। अगला प्रश्न है कि परस्पर व्यापी मतैक्य यानी ओवरलैपिंग का सिद्धांत किसने दिया है, या ओवरलैपिंग के सिद्धांत की वकालत किसने की है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉन रॉल्स को। जॉन रॉल्स ऐसे विचारक हैं जिन्होंने ओवरलैपिंग का थ्योरी देते हैं और उनका कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग समाज में हैं और हर आदमी का विचार या विचारधारा अलग है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी विचारधारा है, लेकिन वह किसी न किसी बात पर सहमति जताएंगे। अगर 5 लोग बैठा है तो किसी न किसी एक बात पे सहमति जताएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग ग्रुप में 5 लोग बैठे हुए हैं, भले हमारा विचार मैच ना करे, लेकिन हम सबको स्वतंत्रता चाहिए, यह पाँचों चाहता है। ठीक है, पाँचों का एक मत है कि हम लोग के पास स्वतंत्रता पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ 3 सर्किल रखे हुए हैं और 3 सर्किल में हम देख सकते हैं, इसे 3 आदमी के रूप में देखा जाए, 3 व्यक्ति के रूप में, तो देखेंगे तीनों व्यक्तियों में किसी एक बात पे तो सहमति है। भले ये 3 लोगों का अलग विचारधारा है, इनका मानना अलग है, हर तरह से अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी एक न एक बात पे इन पे सहमति होगी। तो ओवरलैपिंग का तात्पर्य है कि जहाँ बहुत सारे लोग हों वहाँ पे भले लोगों के मत में, लोगों के बातों में, लोगों के सोच और विचारधाराओं में अंतर हो सकता है, लेकिन किसी न किसी एक बात पे लोगों में सहमति होगी। तो यह ओवरलैपिंग का सिद्धांत जॉन रॉल्स का दिया हुआ था। बाकी के विचारकों को भी हम देखते हैं। जैसे आइसिया बर्लिन की बात करें तो आइसिया बर्लिन नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का बात करते हैं, जिसमें 2 कैटेगरी है। जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ कैटेगरी को रखा गया है और कुछ को सकारात्मक स्वतंत्रता में रखा गया है। दूसरे नंबर पे बैरी बुजान को देखेंगे तो बैरी बुजान बेसिकली सुरक्षा से संबंधित विचार देते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इनका थॉट है। आगे अंतिम है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक बेसिकली नाइट वॉचमैन के रूप में राज्य का वर्णन करते हैं कि राज्य क्या है, राज्य एक रात्रि प्रहरी है। राज्य का काम है लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ाना। राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं और यह कहीं ना कहीं, या फिर कहा जाए पूर्ण रूपे नाम, जॉन लॉक को फॉलो करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा ओवरलैपिंग का, तो ओवरलैपिंग का विचार जॉन रॉल्स देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की अवधारणा को सर्वप्रथम विकसित किया, यानी जनरल सिस्टम थ्योरी की बात सबसे पहले किसने की। ऐसे अभी के तौर पे हम देखें तो जनरल सिस्टम की बात डेविड ईस्टन करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका शुरुआत या सबसे पहले इस सिद्धांत का उपयोग या किस विचारक ने इस सिद्धांत की उत्पत्ति की या प्रतिपादन किया, वह पूछ रहा है। तो लुडविन वॉन बर्टलॉन्फी, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत हो रहा है, लेकिन लुडविन वॉन बर्टलॉन्फी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले सामान्य व्यवस्था सिद्धांत यानी जनरल सिस्टम थ्योरी का प्रादुर्भाव किया। और बाद में बहुत सारे विचारक ने इस शब्द का यूज करके या इस अवधारणा का यूज करके बहुत सारे थ्योरी दिए। तो सबसे पहले यह जनरल सिस्टम थ्योरी का यूज कौन करते हैं या प्रतिपादन किसने किया, तो लुडविन वॉन बर्टालिफ, और जो कि 1928 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। बाद में डेविड ईस्टन जैसे बहुत सारे विचारकों ने जनरल सिस्टम थ्योरी का या जनरल सिस्टम थ्योरी शब्द को बेस बना के या शब्द का यूज करके बहुत सारे विचार दिए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद को पद्धति के रूप में किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसका उपयोग किस राजनीतिक व्यवस्था या किस राजनीति का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया गया। तो सबसे पहले हम यह देख लें कि इसका प्रयोग किसने किया। तो इसका प्रयोग शुरुआती तौर पे आलमेंड और पावल ने किया। आलमेंड और पावल ने इसका प्रयोग किया
और क्यों किया और किसके लिए किया यह भी देखेंगे। तो यह मुख्यतः विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। विकासशील देशों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया गया था और यह हालमेन पावेल द्वारा तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण के लिए इसका अध्ययन किया गया था। तो यह इसका उत्तर क्या होगा कि विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यवाद व्यवस्था या पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है, और इसका प्रयोग शुरुआती तौर पर किसने की? हालमेन और पावेल द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। धन्यवाद। आज का हमारा जो सीरीज है यहीं समाप्त होता है और कल फिर हम दूसरे क्वेश्चंस और के साथ आएंगे। साथ ही साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग मिले। तो इस जैसे और भी बहुत सारे वीडियो हम लेके आपके लिए आएंगे और भी बहुत सारे सीरीज क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। कुछ टेंटेटिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो संभावित है एग्ज़ाम में आए। और धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।